आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हर वेक्टर फील्ड के लिए डिफाइंड है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो या कोई और वेक्टर फील्ड हो। फ्लक्स देखिए क्या होता है, किसी गिवन एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी क्रॉस होगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बेसिकली फ्लक्स हर वेक्टर क्वांटिटी के लिए डिफाइंड है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, वाटर फ्लक्स भी हो सकता है, तो हर वेक्टर क्वांटिटी के लिए फ्लक्स डिफाइंड है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अमाउंट जो गिवन एरिया से क्रॉस होता है उसे हम फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग वाटर फ्लक्स से समझेंगे। देखिए वाटर फ्लक्स क्या होगा, किसी भी गिवन एरिया में से जो वाटर का वॉल्यूम क्रॉस होगा वो वाटर फ्लक्स होगा। ये एक वाटर जेट है, इस वाटर जेट की वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है। अब इसके पाथ में हम एक S सरफेस एरिया का S मीटर स्क्वायर का एक रिंग रख देते हैं। ये रिंग इस वाटर जेट के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो इस वाटर जेट से जो इसका वॉल्यूम क्रॉस होगा वो वाटर फ्लक्स होगा। तो यहां पर वाटर फ्लक्स क्या होगा, वाटर फ्लक्स होगा, वाटर फ्लक्स होगा वॉल्यूम पासेस थ्रू दिस रिंग पर यूनिट टाइम। तो यहां पर देखिए इसका वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड, इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो v मीटर लेंथ का जो वाटर होगा, ये यहां पर इतना वाटर इससे क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि वाटर की जो वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में v मीटर वाटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब ये जो v मीटर डिस्टेंस पे जो वाटर है वो एक सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएगा, इस रिंग को क्रॉस कर जाएगा। तो इतने वॉल्यूम का वाटर जो है वो एक सेकेंड में से इस रिंग से क्रॉस कर जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये सिलेंड्रिकल शेप में होगा, बेस एरिया इनटू लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है, v मीटर है, बेस एरिया s है। तो यहां पर वाटर फ्लक्स हो जाएगा v इंटू एस मीटर क्यूब। एक सेकेंड में इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड, एक सेकेंड में v इंटू एस मीटर क्यूब वाटर इस रिंग से क्रॉस हो जाएगा, और ये रिंग वाटर जेट की परपेंडिकुलर रखी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात हम लोग देखते हैं कि अगर वाटर जेट को हम लोग इस रिंग के परपेंडिकुलर कर देते हैं, रिंग हमारी इस तरह से रखी है और रिंग हमारा इस तरह से है, ठीक है ना, और वाटर जेट उसके परपेंडिकुलर है, रिंग के एरिया के परपेंडिकुलर है। जो रिंग का एरिया वेक्टर होगा वो रिंग के परपेंडिकुलर होगा, ये S वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर हम लोग जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर लेते हैं। तो यहां हमारा रिंग इस तरह से रखा है, इसका एरिया वेक्टर उस जो रिंग का एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर एरिया वेक्टर और वाटर जेट की वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। इस केस में इस रिंग से कोई भी वाटर क्रॉस नहीं होगा, वाटर फ्लक्स जीरो होगा। उसका रीजन ये है कि रिंग हमारा रखा है इस तरह से, ठीक है ना, और वाटर इसके पैरेलल है, इसके सरफेस एरिया की पैरेलल है, या ये हम कहें कि एरिया वेक्टर के
परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर हमेशा, जैसे ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर इधर है और वाटर जेट इधर है, थीटा एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पर वेलोसिटी सरफेस एरिया के पैरेलल है या एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो जब भी सरफेस के पैरेलल कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उस सरफेस से उस वेक्टर क्वांटिटी का कोई भी अमाउंट क्रॉस नहीं करेगा। तो यहां पर वाटर फ्लक्स कितना होगा? वाटर फ्लक्स होगा 0, वाटर फ्लक्स 0 होगा, ये वाटर फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, अभी देखिए अगर हम वाटर जेट को किसी एंगल पर ले लें, अगर हम वाटर जेट को किसी एंगल पर ले लें, यहां पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, हमारा सरफेस एरिया वेक्टर और वाटर जेट की वेलोसिटी के बीच में एंगल है थीटा। सरफेस एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वाटर जेट हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना। तो इस वाटर जेट को, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा v cos थीटा और एक होगा इसके परपेंडिकुलर v sin थीटा। अभी देखिए आपने यहां पर देखा है कि जो परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट होता है, उसकी वजह से फ्लक्स 0 होता है, और जो हमारे एरिया वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट होता है उसकी वजह से क्या होगा? वाटर फ्लक्स होगा पैरेलल कंपोनेंट, इसका एरिया वेक्टर ये है, तो पैरेलल कंपोनेंट इनटू एरिया। तो यहां पर पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा है इनटू s। तो इस केस में जो वाटर फ्लक्स होगा, वाटर फ्लक्स, वो वाटर फ्लक्स क्या होगा? v cos थीटा इनटू s। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी डॉट s। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन। डॉट प्रोडक्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन। तो यहां पर देखिए एरिया वेक्टर और वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है उसका मल्टीप्लिकेशन है। एरिया वेक्टर इनटू कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, इट इज डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है ना? क्रॉस प्रोडक्ट के केस में क्या आता है? अगर हम s और v का क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो s v sin थीटा आता, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहां पर जैसे वाटर फ्लक्स है उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर सकते हैं। वाटर फ्लक्स को रेफरेंस हमने इसलिए लिया है क्योंकि वाटर फ्लक्स डेली लाइफ में आप लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस आपने कभी फील नहीं किया, बट वाटर जेट आप फील कर सकते हो। ठीक है, तो इसी से बिल्कुल सिमिलर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं इसमें। अब जैसे हमारा वाटर फ्लक्स था उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। अगर हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस एरिया वेक्टर के साथ में थीटा एंगल बना रहे हैं, एरिया वेक्टर हमारा हॉरिजॉन्टल है एस एरिया वेक्टर, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थीटा एंगल बना रही है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होगा? फाई इज इक्वल टू E डॉट S। ठीक है ना? लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी यूज करेंगे जब हमारा E यूनिफॉर्म होगा। अगर E हमारा वेरिएबल है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? E हमारा अगर वेरिएबल है तो हम छोटे से एरिया को कंसीडर करेंगे। सपोज ये हमारा एरिया है और इसमें E वेरी कर रहा है, तो E वेरी कर रहा है तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे से एरिया से छोटे एरिया
ds, ये हमारा ds एरिया है, ds, और ये E है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई हो जाएगा E डॉट ds। हमने ये स्मॉल एरिया क्यों लिया? यहां पर E क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल, और यहां पर हमारा E कांस्टेंट था, कांस्टेंट, E कांस्टेंट था। जब E कांस्टेंट होगा तब आप टोटल फ्लक्स गिवन एरिया में से इस तरह से निकालेंगे। अगर हमारा E वेरिएबल होगा तो हम बहुत छोटे से एरिया में, उस छोटे से एरिया में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा ds टेंडिंग टू 0 है, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई हो जाएगा इस d फाई का इंटीग्रेशन, है ना? तो ये हो जाएगा E डॉट ds का इंटीग्रेशन, ये हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा। तो ये फ्लक्स क्या है? बेसिकली टोटल लाइंस, देखिए ये है हमारा लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, और फाई क्या होता है? टोटल गिवन एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसे लिखिए। बात करेंगे गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम बहुत बेसिक थ्योरम है। देखिए गॉस थ्योरम क्या कहती है? किसी एक चार्ज से, क्यू चार्ज से टोटल लाइंस जो इमिट होती हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, या हम ये कहें टोटल फील्ड, बाई चार्ज, बाई चार्ज Q इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगी? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी Q चार्ज से जो टोटल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। अब अगर कोई Q चार्ज है, इस Q चार्ज से टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इस चार्ज को किसी सरफेस एरिया से इनक्लोज कर दें, किसी भी सरफेस एरिया से इनक्लोज कर दें, ये सरफेस एरिया या ये क्यूबिकल सरफेस एरिया, किसी भी सरफेस एरिया से इसे हम इनक्लोज कर दें, कोई भी सरफेस एरिया हो, तो ये सरफेस 1, सरफेस 2 या कोई आर्बिट्री आपकी सरफेस हो, 3 सरफेस, इन सारी सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी टोटल सरफेस एरिया से, वो उतनी ही निकलेगी जितना Q चार्ज प्रोड्यूस करेगा। चाहे हमारी सरफेस स्फेरिकल हो, नंबर 1, चाहे हमारी क्यूबॉइड हो, नंबर 2, चाहे कोई आर्बिट्री क्लोज सरफेस हो, लेकिन जितनी ये लाइंस प्रोड्यूस करेगा वो सारी लाइंस इन सरफेस से निकलेंगी, ना किसी से कम ना किसी से ज्यादा, क्योंकि यहां पर कोई लाइंस का नेट स्टोरेज नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, जितनी भी लाइंस हमारा Q चार्ज प्रोड्यूस करेगा वो सारी लाइन क्लोज सरफेस से निकलेंगी। तो यहां पर क्या है कि गॉस थ्योरम हमारी ये कहती है कि अगर हम किसी क्लोज सरफेस पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, तो वो किसके बराबर होगा, उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी सरफेस पर, हम थर्ड सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, इस पूरे सरफेस पर वेरी कर रहा है, आर्बिट्री सरफेस है, उल्टी सीधी कोई इसका सिमेट्री नहीं है, तो यहां पर इसका सरफेस एरिया है ds, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, d phi इज इक्वल टू E डॉट ds, इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस में, इसका इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस में, और ये किसके बराबर होगा, जितना भी इसमें Q अंदर इंक्लूज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सरफेस थर्ड भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है, कोई भी सरफेस हो सकती है जिसके अंदर Q है, तो जितना भी Q लाइंस प्रोड्यूस करेगा वो सारी लाइन क्लोज सरफेस से बाहर आएंगे। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, इट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस ds, ये है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स comes out from closed surface. ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा, Q enclosed by epsilon naught. It is total electric flux produced by Q charge. It is total electric flux produced by Q charge, Q enclosed charge। यहां पर क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज होगा, वो जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो सारी इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज सरफेस से बाहर आ रही होंगी, सरफेस कैसा भी हो। तो हमारी गॉस थ्योरम का कहना है, हमारी गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q enclosed, charge enclosed that closed surface upon epsilon naught। ये स्टेटमेंट है हमारे गॉस थ्योरम का। अब इसके एप्लीकेशन में हम बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। और ये जो सरफेस होती है जिसको हम कंसीडर करते हैं क्लोज सरफेस को, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। यहां पर इस इंटीग्रल को सॉल्व कर पाना आसान नहीं है। अगर ये हमारा वेरिएबल होगा और एरिया के अकॉर्डिंग उसका वेरिएशन हमें नहीं पता होगा, आर्बिट्री वेरिएशन होगा, तो इसे इंटीग्रेट करना इजी नहीं होगा। इसलिए गॉसियन सरफेस को कंसीडर करने के लिए हम कुछ प्रिकॉशंस रखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि गॉसियन सरफेस के क्या प्रिकॉशंस होते हैं। तो फॉर गॉसियन सरफेस हम कोई भी आर्बिट्री सरफेस ले सकते हैं, चाहे हम गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ले लें, चाहे हम स्फेरिकल ले लें, चाहे हम कोई भी क्यूब ले लें। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम गॉसियन सरफेस कैसे लें, क्योंकि कोई भी गॉसियन सरफेस होगी, सबके पूरे टोटल सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। गॉसियन सरफेस कोई भी हो सकती है, इसमें फर्स्ट सरफेस स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सेकंड सरफेस से भी Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और तीसरे क्लोज सरफेस से भी Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस के लिए हम कुछ प्रिकॉशन रखते हैं ताकि इस क्लोज सरफेस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर पाए। तो फॉर गॉसियन सरफेस
गॉसियन सरफेस के लिए क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन तो हम लोग ये देखते हैं कि गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कांस्टेंट हो। ठीक है ना? पहली कंडीशन तो ये है कि वैल्यू ऑफ E for Gaussian surface should be constant. If थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा ये कौन सा है? ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, तो कांस्टेंट होनी चाहिए। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो ई वेरिएबल होगा तो भी चलेगा, क्योंकि cos 90 0 होता तो ई कुछ भी हो। दूसरा क्या है? इफ ई इज वेरिएबल, अगर ई वेरिएबल है देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब क्या हो जाएगा? ई डॉट ds क्या हो जाएगा? इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ई ds cos 90 हो जाएगा। बोलो, cos 90 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है ना? थर्ड क्या है? अगर E आपका कांस्टेंट है और एरिया वेक्टर का एंगल थीटा है, तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो थर्ड क्या है कि ये जरूरी नहीं कि 0 डिग्री हो, थीटा कांस्टेंट एंगल हो और E कांस्टेंट हो तो भी इस इंटीग्रल को हम कर सकते हैं। तो इफ theta not equal to 0, then E should be constant. ठीक है? और हमेशा हम वही चार्ज कंसीडर करेंगे गॉस थ्योरम में जो कि हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर है। ठीक है? अब इसके कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं जिससे आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए, एक पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस P पॉइंट पर। पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P at a distance R from point charge Q. Point charge Q. यहां पर हम लोग ऐसी गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे जो इस पॉइंट P से क्रॉस करे और साथ में पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो, सेम हो। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम हो और उसका एंगल एरिया वेक्टर और E के बीच का एंगल 0 डिग्री हो या फिर थीटा कांस्टेंट हो। और अगर E वेरी कर रहा हो, गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करने के हमने 3 प्रिकॉशन आपको बताए थे। पहला तो अगर एंगल 0 है तो
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूरे गॉसियन सरफेस पर कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर ई वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ऐसा देखिए, अगर हम यहां पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? अगर हम यहां पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। Q से इसका डिस्टेंस R है और इस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा। हर पॉइंट का डिस्टेंस वेरी करेगा, जिसकी वजह से इस पूरे गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरी कर जाएगी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये गॉसियन सरफेस हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब अगर हम इसे नहीं ले सकते हैं तो क्या ले सकते हैं? क्यूब ले सकते हैं। क्यूब को ट्राई कर देते हैं। क्यूब ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हम लोग देख लेते हैं। अगर हम क्यूब लेते हैं तब क्या प्रॉब्लम होने वाली है? देखिए, अगर हम क्यूब गॉसियन सरफेस लेंगे तो यहां से जो क्यूब होगा उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग आएगी। सरफेस का कोई पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पे होगा और कोई कम डिस्टेंस पे होगा, तो यहां भी दिक्कत आ जाएगी। पूरे गॉसियन सरफेस पर दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो गॉसियन सरफेस पर E की वैल्यू कांस्टेंट हो और उसके बीच का एंगल 0 या कांस्टेंट थीटा हो, या फिर अगर वेरी कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, ताकि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो यहाँ ये बात भी गड़बड़ है, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर E की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये भी नहीं हम ले सकते हैं। अब हम लोगों को अपनी गॉसियन सरफेस दिमाग लगा के सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कौन सी गॉसियन सरफेस हम यहाँ पर कंसीडर करें, जिसमें कि हमारे इस पॉइंट से, जो कि हमारे गिवन पॉइंट P से पास हो रही हो, और हम वहां पर, तो यहां पर जो गॉसियन सरफेस है हम लोग स्फेरिकल लेते हैं। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में पूरे गॉसियन सरफेस में हर जगह डिस्टेंस उसकी R ही रहने वाली है। हर जगह ये चार्ज हमने क्या सेंटर में लिया और इससे पास होने वाला स्फीयर लिया, और यहां पर देखिए हर एरिया पर ये हमारा ds वेक्टर है और E की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड, ये E की डायरेक्शन है। कहीं पर भी लेंगे ये हमारा ds वेक्टर है और E की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है। इसका मतलब ये है कि पूरे सरफेस पर हर जगह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और पूरे सरफेस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट भी है। जितनी P पर होगी उतनी ही इस पॉइंट पर होगी, हर पॉइंट पर सेम होगी। तो यहां पर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, इस क्लोज सरफेस का क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds is equal to Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q enclosed क्या है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज इनक्लोज है, ठीक है ना। और ये जो डॉटेड मैंने सरफेस बनाई, इट इज गॉसियन सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस, ठीक। अभी देखिए यहां पर E का वैल्यू कांस्टेंट है पूरी सरफेस पर, तो E को हम बाहर कर लेंगे और एंगल हमारा 0 डिग्री है पूरी सरफेस। E और ds के बीच का एंगल हर पॉइंट पर 0 डिग्री है, cos 0 होता है 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E ds cos 0 is equal to Q by epsilon naught। E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos 0 1 होगा, और सरफेस ds का क्लोज इंटीग्रल, पूरी सरफेस पर क्लोज इंटीग्रल वो कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना होता है r रेडियस के स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर,
Q बाई E एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था कूलॉम्स लॉ से। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट चार्ज q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a distance r from infinite long linear charge having lambda charge per unit length, lambda charge per unit length। इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। मतलब ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट। अब बेटा इसमें लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसके चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है। अब इससे r डिस्टेंस पर हम यहां पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। बताइए कैसी गॉसियन सरफेस लें? गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हमने स्फेरिकल लिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल लेंगे तो हर पॉइंट पर क्या होगा, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्टेंस बदल जाएगी, है ना। और अगर क्यूबिकल लेंगे तो भी मामला गड़बड़ा जाएगा। क्यों? तब मामला नहीं गड़बड़ होगा। क्यूबिकल या फिर सिलेंड्रिकल लेंगे तो मामला नहीं गड़बड़ होगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर क्यूब ले लेंगे तो क्यूब में क्या होगा, अगर सपोज एक क्यूब है इस तरह का, तो जब क्यूब के सेंटर से बाहर जाएगा तो फेस का डिस्टेंस अलग होगा और जो है ना जो साइड्स है उनके डिस्टेंस अलग होंगे, ठीक है ना। तो वहां पर भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी हमें क्या लेना चाहिए, इसमें एक सिलेंडर लेना चाहिए। सिलेंडर में हमारी कंडीशंस फॉलो होंगी। सिलेंडर लेंगे, कैसे कंडीशंस फॉलो होंगी? देखिए ये जो सरफेस है, जो वर्टिकल सरफेस है सिलेंडर की, उसके हमारे जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे डिस्टेंस बराबर है। हर पॉइंट का डिस्टेंस यहां से r बराबर है। इस पूरे सरफेस पर, कर्ड सरफेस पर, सिलेंडर के कर्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहेगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरी करेगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरी करेगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि E और S के बीच का एंगल 90 है। एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया के परपेंडिकुलर और E का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। तो यहां तो क्या होगा, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इस सरफेस से फाई, वो तो 0 हो गया। इस सरफेस में भी वही बात है, E का डायरेक्शन इधर है और S का डायरेक्शन इधर है, एंगल 90 डिग्री। तो यहां पर भी इससे भी निकलने वाला फाई
जीरो हो गया। तो जो सिलेंडर होगा उसके कर्व सरफेस से ही फ्लक्स हमारा निकलेगा, बाकी अपर सरफेस और बॉटम से, टॉप और बॉटम से फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और हमारे एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। जहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग गॉसियन सरफेस कैसी लेंगे? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना ही सबसे टफ प्रॉब्लम है, बाकी गॉस थ्योरम तो बहुत आसान है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? बाय गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम से क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds is equal to Q enclosed upon epsilon naught. This Q enclosed charge within Gaussian surface. तो यहां पर बेटा केवल और केवल कर्व सरफेस से आपका हमारा फ्लक्स निकलेगा, और कर्व सरफेस पर E हमारा कांस्टेंट है, तो E को हम बाहर कर दें और इसका जब क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल में ये कर्व सरफेस केवल आएगी, क्योंकि बाकी टॉप और बॉटम से तो फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है। और Q इंक्लूड हम कितना लेंगे? इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी हमारा इनक्लोज चार्ज है। तो हम लोग क्या करें? इसका रेडियस तो R है, इस सिलेंडर की लेंथ L ले लेते हैं, इस सिलेंडर की लेंथ L ले लेते हैं। तो अभी L लेंथ का हमारा लीनियर चार्ज इसके अंदर है, और लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो है लैम्डा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? Q इनक्लोज लैम्डा इनटू L, ये होगा Q इनक्लोज। लैम्डा है यूनिट लेंथ का चार्ज और L है हमारी लेंथ, तो यहां लैम्डा इनटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिलेंडर की कर्व सरफेस कितनी होती है? 2 पाई r L, तो ये कर्व सरफेस हो जाएगी E इनटू 2 पाई r L इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल हो गया, E हमारा आ गया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है at a distance r from infinite long linear charge distribution। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a distance r from large charge plate। एक लार्ज चार्ज प्लेट है। लार्ज चार्ज प्लेट हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल रहे। अगर ये प्लेट फाइनाइट हो जाएगी तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल नहीं रहेंगी। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज लार्ज प्लेट है। लार्ज प्लेट होने से क्या होगा? इसकी लाइंस पैरेलल रहेंगी। ये लार्ज प्लेट है, इधर भी बहुत बड़ी है और इधर भी बहुत बड़ी है। अगर लार्ज प्लेट नहीं है तो हम ये कह सकते हैं जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे वो पॉइंट प्लेट के बहुत पास होना चाहिए। इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं।
तो यहां पर हम लोग कैसा गॉसियन सरफेस लें? तो इसका लार्ज प्लेट है इसलिए इसकी लाइंस पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब है कि उसकी वैल्यू जब राइट की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू कम होगी, बट पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग कैसे निकालेंगे? इस केस में हम लोग क्या है, क्यूब ले सकते हैं। इस केस में हम लोग यहां पर क्यूब ले सकते हैं, ऐसा क्यूब जिसकी एक सरफेस इस तरह से क्यूब ले सकते हैं हम लोग। अब ये क्या होगा, एक तो इधर जा रही होगी, एक क्रॉस कर रही होगी, क्योंकि अगर हमने इसे इस तरह से रखा है, अब एक क्यूब का पोर्शन इधर भी होगा, ये इस तरह से होगा। एक फेस जो है ये क्रॉस करके इधर की ओर होगा, ठीक है ना। ये एक क्रॉस कर गया ना क्यूब, तो यहां पर क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी ले सकते हैं। तो इस सरफेस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, और इसका अगर हम एरिया ए ले लें तो इसका एरिया भी ए ही होगा, ए होगा। और ऊपर वाले फेस से कोई फ्लक्स निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ई की डायरेक्शन इधर है और एस की डायरेक्शन इधर है। नीचे वाले से भी नहीं निकलेगा, ई की डायरेक्शन इधर है और एस की इधर है, 90 डिग्री है। यहां भी ई की डायरेक्शन ये है और एस की डायरेक्शन ये है। तो ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस से नहीं निकलेगा, और यही बात होगी आपके टॉप और उधर वाले फेस से। केवल इन दो फेस से ही फ्लक्स क्रॉस होगा, और इस पूरे सरफेस पर हमारे ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी। पूरी सरफेस इस प्लेट से इक्वल डिस्टेंस में है। तो यहां पर जब हम लोग गॉस थ्योरम लगाएंगे, ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पर सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया इस प्लेट का, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब ये ए एरिया, इसके अंदर भी तो ए एरिया ही क्रॉस हो रहा होगा, क्यों? तो यहां पर जो चार्ज इसके अंदर होगा वो एरिया का चार्ज ही तो इसके अंदर होगा। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया तीनों सेम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया ए अपॉन एप्सिलॉन। ई बाहर आ जाएगा और ये टोटल जो फ्लक्स क्रॉस हो रहा है वो 2 एरिया से, ई इनटू 2a। एरिया से एरिया कैंसिल, ई इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है, चार्ज पर यूनिट एरिया भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। इसका मतलब जो लार्ज प्लेट होती है उसके पास किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। अगर लार्ज प्लेट लेते हैं तो कोई भी पॉइंट, इनफाइनाइट एरिया की प्लेट लेंगे तो कहीं भी पॉइंट हो सकता है, और अदरवाइज अगर फाइनाइट एरिया की प्लेट है जैसे ये बोर्ड है तो इसके बहुत पास में अगर पॉइंट होगा तो इस पॉइंट की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में प्लेट का एरिया लार्ज होगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होगा, ई कांस्टेंट होगी, ठीक है। अगर यहीं पर कोई मेटेलिक प्लेट होगी तो मेटेलिक प्लेट के साथ में क्या होता है कि मेटेलिक प्लेट के केवल सरफेस पर ही चार्ज होता है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है ना, केवल सरफेस पर ही चार्ज होता है। ठीक है। और इसमें अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा होता है, यह है चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया। तो यहां पर जब आप निकालेंगे तो हम गॉसियन सरफेस को ऐसा लेंगे, इस तरह का सिलेंडर भी ले सकते हैं,
या क्यूब ले लीजिए, क्यूबॉइड ले लीजिए या सिलेंडर ले लीजिए, इसका एरिया ए है और इसका एरिया ए है। ये है मेटालिक प्लेट। मेटालिक प्लेट की अपर सरफेस पर ही चार्ज होगा, तो यहां पर जब आप निकालेंगे तो गॉस थ्योरम से क्या होगा, E डॉट ds Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और E इसमें यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो केवल और केवल यहां से ही, तो ये आ जाएगा क्या, E इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा Q, सॉरी यहां पर हो जाएगा A इंटू सिग्मा बाई, ए से कैंसिल, तो E आ जाएगा, A से A कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्लेनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कोई मेटालिक प्लेट होगी इसका R, इसका डबल होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में क्या होगा और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में क्या होगा, यह है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। इसमें हम जो भी चार्ज देंगे वो जहां पर चार्ज दे देंगे वहीं पर रेस्ट पर रहेगा, मूव नहीं करेगा। और कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है। तो ये नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर। तो इसमें जो हम चार्ज देंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसका रेडियस है कैपिटल R, इसको हमने प्लस Q चार्ज दिया। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए इस स्फीयर में हम 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। एक तो निकालेंगे इसके अंदर, अगर हमारा पॉइंट P है, मतलब ये R जो है केस नंबर 1, केस नंबर 1 मतलब R स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ये पॉइंट हमारा इस स्फीयर के अंदर है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। तो हम लोग इसमें क्या करें, गॉसियन सरफेस एक स्फीयर ले लें जिसकी रेडियस क्या हो, स्मॉल r। ये हमारी गॉसियन सरफेस है। अब हमारी गॉस थ्योरम से क्या होगा, E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब ये गॉसियन सरफेस हमने इसलिए ली है क्योंकि यहां जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी और साथ में कांस्टेंट होगी। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी देखिए क्या होगा, E बाहर आ जाएगा और ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन। और यहां पर Q इनक्लोज क्या होगा, Q इनक्लोज होगा इसका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो इनटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 4/3 पाई R क्यूब ये हमारी गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है।
और इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वही तो इनक्लोज चार्ज हम लोग लेते हैं। तो यहां से ds कितना हो जाएगा, E इंटू 4, ds क्या होगा, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब बाई एप्सिलॉन। r स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, एक r बचेगा, ये r स्क्वायर वो r क्यूब है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या आ जाएगा, रो का वैल्यू Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। और यहां पर इंटू 3r और एप्सिलॉन। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R बाई R क्यूब, ठीक है, बोलो Q R बाई R क्यूब। तो अगर इसका हम ग्राफ देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि भाई ग्राफ यहां पर ये R है और ये है E, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरा कांस्टेंट है, y इक्वल टू mx टाइप की लाइन है ना, ये पूरा कांस्टेंट है, m क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r क्यूब, रेडियस इसकी r कैपिटल R कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ कैपिटल R हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर हमारा पॉइंट बाहर होगा, यहाँ पर होगा, तो जब यहां पर होगा तो गॉसियन सरफेस हमारी ये होगी स्फीयर, बोलिए होगी। तो इस समय टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल Q से ज्यादा तो होगा नहीं। तो यहां पर इस पॉइंट पर जब हम लोग निकालेंगे P डैश पर, तो P डैश पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी फॉर P डैश पर, तो ये आ जाएगा E ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये E बाहर आ जाएगा, ds 4 पाई r स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। तो यहां पर जैसे ही सरफेस से बाहर जाएंगे तो r स्क्वायर के इनवर्स, ठीक है ना, ठीक।